जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रहार बैच के तहत जो आपका बढ़ती धारण मिशन 2023 है उसमें जीके जीएस के कुछ सवालों को देखेंगे जिस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस बार भी छपने वाला है। ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए और बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ये आज आपका 8वां क्लास होगा। इससे पहले 7 क्लासेस आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा एक बार। पूरा का पूरा एक एक वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा क्योंकि यही सब सवाल इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही, ये ध्यान रखिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज प्रहार बैच में एसएससी जीडी के कुछ दमदार सवालों को। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास ये है, देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, आप जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे वर्ष 2005 में लाया गया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था भाई, ताकि हर एक एक्टिविटी सरकार की जो गतिविधि है उस पर आप क्या करें, अपने तरीके से आरटीआई करके आप वहां का सूचना या ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि, ऐसा क्यों है, या धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है, ये इसका कोई मतलब होगा नहीं। लोकतंत्र के शत्रु के रूप में काट दीजिए, नेगेटिव वर्ड है। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यह लोगों के यह पता लगाने का अधिकार है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो सही आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आप ऑप्शन को देख के केवल काट सकते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बात देखिएगा। आप जानते हैं हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में है। इसके तहत अगर आप बात करें 6 मौलिक अधिकार के बारे में, तो पहला जो आप जानते हैं क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। पांचवा जो आप जानते हैं वो क्या होता है कि अल्पसंख्यक मामलों में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है। और छठा जो है आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो इन सभी अधिकारों में अगर आप बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 1922 में है, जिसमें अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार दिया गया है। और इसी में अनुच्छेद 19 के 1 के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में माना गया है। और अनुच्छेद 19 हमें 6 चीजों को लिए संरक्षण देता है, या उसे आप कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सम्मेलन करने का, सभा या सम्मेलन, संघ बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बना सकते हैं आप लोग। भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं आप। कहीं भी निवास स्थान अपना ग्रहण कर सकते हैं, है ना, अपना घर बना सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 6 चीजों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 19 में। ये महत्वपूर्ण चीजें थी और यहाँ लगा लीजिए आप लोग डबल स्टार। एग्जाम में सवाल पूछेगा, आप फंस जाएंगे इसमें। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिए इसको। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं थी इसके बारे में। उम्मीद है चीजें बेहतर होंगी। आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों निम्न का उदाहरण है। अंतरा फसल, संयुक्त फसल, समोच्च फसल या क्या लिखा है, मिश्रित फसल। पंक्तियों में उगाई जाने वाली, ध्यान देखिएगा, पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल को आप क्या बोलते हैं, अंतरा फसल बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं, समोच्च को इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर क्रॉप्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाना, जिसे हम अंतरा फसल बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, अंतरा फसल। इसके अंतर्गत ही आता है स्ट्रिप फसल, आता है रिले, आता है रो, आता है मिश्री, आता है। ये चारों इसी का एग्जाम्पल था, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका अंतरा फसल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस ईयर का तो 2018 के बाद दिया है, अभी आप 2022 का डेटा याद रखेंगे। तो वर्ष 2022 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने किया था, विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहा था। भारत का जो रैंक है इस बार चौथा रहा, 203 पदक जीता। ठीक है ना। 18 के बारे में थोड़ा सा बात कर ले आप लोग। कॉमनवेल्थ को ही बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। 26 गोल्ड जीता था भारत ने, 20 सिल्वर और 20 ब्रोंज, 66 मेडल था हमारे पास। और हमारा पोजीशन जो था वो तीसरा था। ठीक है, बट आपको ध्यान ये डेटा रखना है 2022 वाला। तो उस समय के हिसाब से सही आंसर क्या करेंगे, तीसरा करेंगे। ठीक है, इस बार के हिसाब से अगर बात पूछता चौथा करते। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं इसे 2 भागों में बांटते हैं आप लोग। एक को बोलते हैं जैविक घटक, दूसरे को क्या बोलते हैं, अजैविक घटक।
जैविक या जैविक, जैविक का मतलब जिसमें प्राण हो, जो जीव है। और जैविक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जिसमें आता है जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और खनिज। सूर्य के प्रकाश को आप तापमान कह सकते हैं, आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग तापमान, ठीक है। तो जल, वायु, मिट्टी, तापमान और खनिज। तो ये तापमान हो गया, उसके बाद खनिज हो गया, हवा हो गया, ये तीनों क्या हो गया भाई, ये तीनों हो गया अजैविक घटक। क्या हो गया आपका, अजैविक घटक, ठीक है। यहां बच गया इसमें जानवर, पक्षी, पौधे, कवक तथा अन्य जीव। तो जो भी आ जाएगा इसमें जीवित जीव, ये हो जाएगा जैविक घटक। तो क्वेश्चन पूछा था अजैविक घटक नहीं है, तो नहीं है तो जीवित जीव हो जाएगा। सही आंसर बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है आगे। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार पहली बार किस देश में किया गया था, यह आप बताएंगे। कागज का आविष्कार, चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए, कागज का जो आविष्कार है आप सब जानते हैं। इसका आविष्कार जो है कहां से किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था चाइना से। काई लून एक व्यक्ति है, उसका नाम है काई लून, ठीक है। इन्होंने ये आविष्कार किया था कागज का। सही आंसर हो जाएगा चाइना, चीन। आगे बढ़ते हैं। गिद्ध संरक्षण वल्चर एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है। तो एक जगह है वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, जो पड़ता है पिंजौर, हरियाणा में पड़ता है। इसी में गोरैया का भी है, गिद्ध का भी है, जटायु का भी है। इन सब का संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है, जो हरियाणा के पिंजौर में पड़ता है। नाम है उसका वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो सही आंसर करेंगे पिंजौर, जो पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन राजधानी है जिसे आप चंडीगढ़ बोलते हैं, जो वास्तव में क्या है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है आगे। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है भाई। तो बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक ही ज्वालामुखी है भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। कहां है बताएंगे फटाफट आप लोग। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहां है भाई, बैरन आइलैंड। कहां है बताइए, बैरन द्वीप पर, यानी बैरन आइलैंड। और ये बैरन द्वीप है कहाँ, ये है अंडमान और निकोबार में। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक सवाल मैं दे रहा हूं। अंडमान निकोबार में एक है 10 डिग्री चैनल। क्या है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। आप बताएंगे ये 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, ठीक है? ये 3 सवाल आपको मैंने दिया है, जैसे ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल आपका है, 8 डिग्री चैनल क्या हो गया आपका, मालदीव और मिनी क्वाय के बीच में है। मिनी क्वाय एक छोटा सा द्वीप है लक्षद्वीप के पास। और 9 डिग्री चैनल जो हो गया आपका मिनी क्वाय और लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अब आपको बताना है 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच में है ना। अंडमान निकोबार तो है ही, बट उसमें भी बताना है आपको काफी डिटेल में, ठीक है, यानी डीपली बताना है इसके। तो बताएंगे ये दोनों का, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके सब बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है। कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान क्या लिखा है, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्याय संगत है, ठीक है। बताएंगे इसका सही आंसर, गैर न्याय संगत। बहुत बढ़िया सवाल दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए, समान न्याय और क्या लिखा है यहां पर, कानून की समानता और क्या लिखा है, कानून की समान सुरक्षा। तो कानून की समानता या कानून की समान सुरक्षा मतलब कानून के समक्ष, देखिए एक होता है विधि के समक्ष समानता, जिसे आप रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रूल ऑफ लॉ। इसका जो संबंध है कहां है, अनुच्छेद 14 में है, ठीक है।
इसके तहत कानून के समक्ष हर लोग बराबर है, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो या फिर एक छोटा व्यक्ति कोई जो चाय बेच रहा हो, ठेला चला रहा हो, ठीक है ना। कानून की नजरों में सब बराबर है। अनुच्छेद 14 में ऐसी बात कही गई है। अपराधों की सजा के संबंध में जो संरक्षण दिया जा रहा है, इसका संबंध है आर्टिकल 20 में। यानी जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होता तब तक कानून आपको क्या करेगी, संरक्षण देगी, ऐसा अनुच्छेद 20 में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन जो है ये आर्टिकल 26 में है, अनुच्छेद 26 में। यानी धार्मिक मामलों से संबंधित जो भी प्रबंधन का कार्यक्रम करेंगे आप, ये आर्टिकल 26 में है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये अनुच्छेद 39 के ए में है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है भाई, ये है आपका अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 39 के ए में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो तीनों था यहाँ पर, ये क्या है, मौलिक अधिकार आपका है, लेकिन अनुच्छेद 39 के ए, यानी आप जानते हैं अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो उसी के तहत बात किया गया है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ऐसा राज्य का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को मुहैया कराए जो पैसा एफर्ट नहीं कर सकता अपनी चीजों को क्या करने में, लड़ने में, जो भी मतलब कोर्ट का मामला मुकदमा होता है उसके लिए, ठीक है। तो उसे निःशुल्क कानूनी परामर्श या सहायता दी जाएगी राज्य द्वारा। तो यही जो है वो क्या है, स्वरूप में गैर न्याय संगत है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर कौन था। तो आप जानते हैं विलय की नीति, जिसे आप हड़प की नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं व्यपगत संघात, व्यपगत सिद्धांत बोलते हैं, हड़प की नीति बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण जो शहर है, राज्य है, उसे अपने तरफ मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। सतारा को, जैतपुर को, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, बहुत सारा राज्य था, अवध था, है ना, इन सब को मिला लिया गया था। इसका ये सब किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो ये सब राज्य का पूछेगा आपको नाम। सबसे पहले पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसे अपने पास मिला लिया गया था, सतारा को, ठीक है। और सबसे लास्ट में अवध को, ठीक है। तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर उसी का नाम, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, बहुत सारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, केलकर समिति 2015 से संबंधित है। केलकर समिति का मेन संबंध क्या है भाई, केलकर समिति जीडीपी गणना करना, निरंतर रेखा निर्धारण करना, बैंकों का विलय करना, या अवसंरचनात्मक मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। क्या हो गया आपका, पीपीपी मतलब हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सार्वजनिक निजी साझेदारी के बीच में हम लोग बोलते हैं पीपीपी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, बताइए, आपका यही हो जाएगा, इसी से संबंधित था केलकर समिति का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन में देखिए, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। चलिए, आप सभी लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, बताइए इसका सही आंसर। क्रिकेट प्रेमियों इसका जवाब दो आप लोग भाई, सभी क्रिकेट प्रेमियों इसका जवाब देंगे आप लोग। चलिए, बिल्कुल सही है, क्या बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोफ्रा आर्चर, ठीक है। ये राजस्थान रॉयल्स के थे, है ना। और इस बार भी जो है जॉस बटलर 2022 में, ये भी राजस्थान रॉयल्स के ही हैं, इन्हें ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से घोषित किया गया था, जॉस बटलर को 2022 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की। किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को एसएमएस, बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक, एचडीएफसी, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक। किसने किया था भाई, यस बैंक। यस बैंक, यस का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग, यस का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, आप बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, यस का फुल फॉर्म होता है यूथ
एंटरप्राइज स्कीम, यूथ एंटरप्राइज स्कीम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या है। रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह, क्या नाम दिया है? गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत? तो गौरिका सिंह का संबंध किस देश से है बताइए? सबसे कम उम्र की तैराक है गौरिका सिंह, इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध किस देश से है बताएंगे आप लोग फटाफट, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। ये लिए बहुत बढ़िया है, इसका संबंध था नेपाल से। कहां से था? नेपाल से। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं, सब पुराना सवाल ही सब है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है? सब दूसरा सबसे बड़ा लिखा है यहाँ पर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, ये आप बताएंगे जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला कौन है बताइए कमेंट करके। फर्स्ट कौन है भाई? वहां बगल में खड़ा है ना, उसी को तो सरपास करना है। तो चाइना फर्स्ट, भारत सेकंड नंबर पे, ठीक है। आगे, 29वां व्यास सम्मान किसने प्राप्त किया बताइए? 29वां व्यास सम्मान किसे मिला है भाई? 29वां व्यास सम्मान, चलिए बताइए फटाफट। सबसे पहले ये बताइए आप लोग, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? गाने यानी म्यूजिक क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में? चलिए ठीक है, तो 29वां व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो मिलता है वो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। कहां मिलता है? साहित्य। तो ये मिला था इस बार नासिया शर्मा को, और इनकी किताब थी, किताब मतलब वही उपन्यास कागज की नींव। क्या था उपन्यास? कागज की नींव, है ना। इस उपन्यास के लिए इनको दिया गया था, नासिया शर्मा को, 29वां व्यास सम्मान, कागज की नींव को। सैला नृत्य कहाँ की संबंधित है? सैला नृत्य, तो सैला का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से, जानते हैं, बहुत फेमस है सैला, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए एक सवाल है, बताएंगे। राउफ, राउफ नृत्य शैली जो है कहां से है? राउफ नृत्य शैली कहां से बताएंगे आप, ठीक है। एक और मैं पूछ देता हूं आपके लिए, 6 क्लासिकल डांस है जिसमें कथक है ना, और कुचिपुड़ी है, और भी बहुत सारा है, ओडिशी है, मोहिनीअट्टम है। इन दोनों का संबंध किस राज्य से है ये भी बताएंगे आप लोग। ये सब सवाल आपके लिए कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वास्तव में पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। पीनियल ग्लैंड से स्रावित कौन होता है? मेलाटोनिन। क्या होता है? मेलाटोनिन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये सेक्स हार्मोन है। इंसुलिन जो स्रावित होता है पैंक्रियाज से, है ना, यानी इसको बोलते हैं अग्नाशय द्वारा स्रावित पैंक्रियाज। इसका मेन काम है आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल को क्या करना? कंट्रोल करना। ग्लूकोज इसको आप बोलते हैं शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को क्या करना? कंट्रोल करना, यानी उसको नियंत्रित करना, यानी रेगुलेट करना, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेलाटोनिन। और एपिनेफ्राइन जो दिया है इसे आप फाइट और फ्लाइट भी के नाम से जानते हैं। ये होता है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है ना, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन पर इसको पढ़ेंगे। तो सब क्लियर यहाँ हो गया। प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, एपिनेफ्रिन जिसे फाइट और फ्लाइट मतलब कहते हैं आप लोग, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है, इसका मेन काम है शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। चलिए, और पीनियल ग्लैंड से कौन स्रावित होता है? मेलाटोनिन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? बहुत सुंदर एक ही क्वेश्चन है भाई। मुनेश्वरम। जितना में भी लग गया लास्ट में म, संस्कृत का जहां उच्चारण हो गया, पक्का साउथ इंडिया पहुंच जाइए, श्रीलंका के आसपास, है ना। रामेश्वरम, मुनेश्वरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन प्रणाली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, टोकन सिस्टम, मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। तो टोकन जो यहाँ पे बना था, तो यहाँ लिख रहा है किया था, जो बनी थी किससे बनी थी? चांदी से, अमूल्य सोना से, कांस्य से, या सस्ती धातु से? टोकन बना हुआ था किससे बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। टोकन किससे बना हुआ था भाई? टोकन, चलिए बिल्कुल सही, चांदी से नहीं था, किससे था? बहुत ही सस्ते सस्ते मेटल से बनाया गया था टोकन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये है आज के इस
का अंतिम सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा? स्थगन, मोराटोरियम। जब बैंक अपने आप को आगे ले चलने में समर्थ नहीं रहती है तो उसे बैंक स्थगन, है ना, मोराटोरियम प्रस्ताव लाया जाता है उसके लिए। भारतीय स्टेट बैंक तो होगा नहीं, इतना बड़ा बैंक है। इंडिया होगा नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा नहीं। लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, ज्यादा विलास में रह गया ही, भोग विलास में, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिंदगी का भोग विलास ज्यादा नहीं करना चाहिए भाई, नहीं तो भगवान भी जो है आपको नहीं बख्शेगा, है ना। तो ये था आपका एसएससी जीडी का प्रहार बैच का आज 8वां क्लास। उम्मीद है कि चीजें बेहतर लगी होंगी आपको। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए। पैन एग्जाम को भारत का सबसे बड़ा एग्जाम चैनल बनाने में आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपका अपना प्यार समर्थन बनाए रखिए। चलिए आज के रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,